नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी। सारे टेस्ट सिलेबस के अनुसार रखे गए हैं। परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पेप्सिनोजन को ... कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। बताइए, अम्ल वर्ण रागी द्वारा, श्लेष्मल द्वारा, भित्ति द्वारा, मुख्य द्वारा। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर में हो जाएगा मुख्य कोशिकाओं द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है पेप्सिनोजन को मुख्य रूप से मानव पेट की गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं या पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। इन कोशिकाओं को जाइमोजेनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं अमाशय के फंडिक भाग में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीव्र श्वसन संक्रमण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी सम्मिलित होते हैं? बताइए आप लोग। ए कह रहा है एक्सरे, बी कह रहा है कफ विश्लेषण, सी कह रहा है CSF, डी कह रहा है CT। बताइए, किस एक को छोड़कर बाकी सभी सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा CSF। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वयस्क हुकवर्म मुख्यतः कहाँ रहते हैं? फेफड़ा में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या स्टोमच में? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग और इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत। देखिए, हुकवर्म जो है एक प्रकार का परजीवी होता है जो जीव दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर में जीवित रहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही लिख लीजिएगा आप लोग। जीवित रहते हैं, उन्हें परजीवी या पैरासाइट कहा जाता है। ये किसी होस्ट अर्थात किसी जीवित शरीर में रहना, ये किसी होस्ट के बिना नहीं रह पाते और ना ही बढ़ पाते हैं। इसी वजह से बहुत ही कम मामलों में परजीवी अपने होस्ट को मारते हैं, लेकिन ये रोग फैला देते हैं जो जीवन के लिए घातक हो सकता है। हुकवर्म मुख्य रूप से फेफड़े और छोटी आंत व त्वचा को प्रभावित करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें फेफड़ा भी ऑप्शन दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन जो होगा वो छोटी आंत होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से प्रभावित करता है। बताइए, कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? बताइए, इसमें क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एस्क्रोक्राइन ग्रंथियाँ, या थायराइड ग्रंथि या लार ग्रंथि? बताइए आप लोग, इसमें क्या सही होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा ऑप्शन डी, लार ग्रंथियाँ। कंठमाला एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। यह वायरस जो है नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। याद रखिएगा आप लोग, यह संक्रमित लार से सीधे संपर्क में आने से भी फैलता है। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा 2 से 12 साल के बच्चों में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेराटोजेनिक पोटेंशियल वाला संक्रमण है? बताइए आप लोग। इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ या रूबेला? बताइए आप लोग, इसमें क्या सही होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, रूबेला। आइए रूबेला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, रूबेला एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो अपने विशिष्ट लाल चकत्ते के लिए जाना जाता है। इसे जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का उष्मायन काल होता है। बताइए आप लोग। 18 से 72 घंटे, 5 से 10 घंटे, 15 से 21 घंटे या 10 से 14 घंटे? टाइफाइड का उष्मायन काल पूछा है। बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, इसमें होगा
जनरली 10 से 14 घंटे, 10 से 14 दिन। टाइफाइड का उस्मायन काल पूछा है, 18 से 72 घंटे, 5 से 10 दिन, 15 से 21 दिन या 10 से 14 दिन। बताइए इसमें। देखिए उस्मायन काल जो होता है औसतन 10 से 14 दिनों तक होती है, परंतु 3 दिनों से लेकर 2 महीने तक भी हो सकती है। इन लक्षणों में सबसे लंबे समय तक तेज बुखार आना, थकान, सिर दर्द, मतली, पेट में दर्द, कब्ज, दस्त शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है? बताइए आप लोग। मेनिंजाइटिस, सिफिलिस या सेलुलाइटिस या माइक्रो बैक्टीरियम। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? बताइए, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल, बोरेलिया वर्गडोर्फेरी और अगला है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुकवर्म को भी कहा जाता है, बताइए इसको और क्या कहा जाता है? हुकवर्म को और क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंकिलोस्टोमियासिस। एंकिलोस्टोमियासिस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी नर्स द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वास्थ्य इतिहास का घटक नहीं है? चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा? वित्तीय इतिहास होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी नर्स द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्वास्थ्य इतिहास का घटक नहीं है? बताइए आप लोग। वित्तीय इतिहास, जैविक जानकारी, पारिवारिक इतिहास या बीमारी का इतिहास। इसमें एक घटक नहीं है, बाकी सारे घटक हैं। बताइए कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर कह रहा है, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी नर्स द्वारा रोगी के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं? बताइए। नसल स्पेकुलम, स्टेथोस्कोप, स्पेकुलम, टंग ब्लेड। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, शारीरिक जांच के घटकों में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं? बताइए। निरीक्षण, परिश्रवण, वितरण या परिताड़न। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, नर्सिंग परामर्श दिया जाता है एक खुले और कम निजी सत्र के रूप में, एक व्यापक और बहिर्मुखी व्याख्या के रूप में, किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को, एक उपचारात्मक और रोगहरात्मक उपाय के रूप में। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा गांव की महिलाओं को कैंसर के चेतावनी के संकेत के बारे में शिक्षित करना और उन्हें कैंसर के प्रति जागरूक बनाना किसका उदाहरण है? बताइए आप लोग। द्वितीयक रोकथाम का या प्राथमिक रोकथाम का या विशिष्ट बचाव का या तृतीयक रोकथाम का? क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक रोकथाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक
दृक् तंत्रिका की दृष्टि गतिविधि का परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है? ए कह रहा है सेलन चार्ट, बी कह रहा है पिन होल टेस्ट, सी कह रहा है इशिहारा चार्ट, डी कह रहा है जैगर चार्ट। बताइए आप लोग 15 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें हो जाएगा जैगर चार्ट। आइए जानते हैं जैगर चार्ट के बारे में। देखिए, जैगर चार्ट एक नेत्र चार्ट है जिसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति की निकट दृष्टि तीक्ष्णता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया जैगर चार्ट। अब आते हैं स्नेलन चार्ट के बारे में जानते हैं। स्नेलन चार्ट दूरदृष्टि की तीक्ष्णता का परीक्षण करने के लिए स्नेलन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 3 से 18 वर्ष आयु के बच्चों में जब मांसपेशियों का द्रव्यमान अधिक विकसित होता है तो इंजेक्शन लगाने के लिए कौन सी जगह बेहतर होती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टाइड मांसपेशी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। 16 नंबर में देखिए, कह रहा है 3 से 18 साल के वर्ष के बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए डेल्टोइड मांसपेशी को प्राथमिकता दी जाती है। यह मांसपेशी गोल त्रिभुजाकार आकार की होती है। इंजेक्शन लगाने का तरीका जानते हैं। रोगी को आराम से बैठाना चाहिए और उसके हाथ कंधे से कोहनी के ऊपर तक दिखाई देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रोगी का मूल्यांकन करने के दौरान किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी न्यूरोलॉजिकल संकेतन है? बताइए आप लोग 17 नंबर में कौन सा हो जाएगा? केवल धड़कन को सुनकर ही हृदय गति दर मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है खपच्ची का उपयोग किसे सहारा देने और बचाने के लिए किया जाता है? बताइए। मांस और मांसपेशियां, हड्डियां और स्नायु, त्वचा और वसा ऊतक, वाहिकाओं और तंत्रिकाओं। बताइए आप लोग 18 नंबर में कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो स्प्लिंट होता है इसका इस्तेमाल शरीर के किसी घायल या सूजन वाले हिस्से को स्थिर या सहारा देने या रक्षा करने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल निम्न स्थितियों में किया जाता है, जैसे टूटी हुई हड्डी और चोट। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाए, उसकी सांस नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? पानी से बाहर निकालना चाहिए, CPR शुरू करना चाहिए, नाड़ी की जांच करना चाहिए, लाइफ गार्ड को सूचित करना चाहिए। बताइए आप लोग 19 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाड़ी की जांच करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। में कह रहा किसको छोड़कर निम्न दिए गए सभी कदम आपात स्थिति के दौरान पालन किए जाने वाले मुख्य कदम हैं? बताइए, सहायता है, पुनर्वास है, प्राथमिक चिकित्सा है या सुरक्षा है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 नंबर में? इसमें हो जाएगा 20 नंबर में ऑप्शन नंबर सी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सी की जगह बी आना चाहिए, बी की जगह सी आना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन सही है, पुनर्वास।